हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा में डार्क टेल सीरीज की कॉमिक कोबड़ा। कोबड़ा, संपादक संदीप गुप्ता, लेखक टीकाराम सिप्पी, चित्रांकन नरेश कुमार। कोबड़ा, हाँ वो कोबड़ा था। नाम तो उसका जाने क्या था, पर सब उसे कोबड़ा ही कहते थे। बहुत गरीब था वह, एकदम फक्कड़। ए कोबड़े, पीछे हट, मरेगा क्या? लोग उसे झिड़कते थे, गुस्सा होते थे उस पर, मगर वह किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। पर जब उसे गुस्सा आ जाता था तो, और साइकिल वाले, तुझे साइकिल क्या मिल गई? खुद को सड़क का शहंशाह समझने लगा? अरे जब मेरी मारुति आएगी तब तुम्हें स्वयं मेरे लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। मारुति? पाँव में ढंग की चप्पल नहीं, और ख्वाब मारुति के हैं। पीपल की पूजा करके औरतें जो प्रसाद चढ़ाकर जाती थी, उसी को खाकर कुबड़ा अपने पेट की आग बुझाता था। हे कुबड़े, पीपल पर चढ़ी हुई चीज़ें मत खाया कर, कहते हैं पीपल पर भूत रहते हैं। भूत? मेरे लिए मेरी भूख से बड़ा कोई भूत नहीं है। और अगर भूत ही है इस पीपल पर, तो वो मेरी भूख मिटाने का इंतजाम क्यों नहीं करता? उस दिन कोबड़ा घर गया तो चौंक पड़ा। अरे, मेरे घर में तो लाइट भी नहीं है, फिर ये टीवी कहाँ से आ गया? उसने झपट का प्रसाद एक तरफ रखा और टीवी पर अपनी फटी पुरानी कमीज ढक दी। इसे छुपा दूं, अगर किसी की नज़र पड़ गई तो मुझे बेकार में चोर समझ बैठेगा। पर ये टीवी मेरे घर में आया कैसे? अरे, कहीं कोई चोरी तो नहीं रंग क्या? कोबड़े को ढंग से नींद नहीं आई उस रात। किंतु सुबह जैसे ही कोबड़ा उठा, अरे, मेरी कमीज कहाँ गई? भूख मिटाने के लिए उसने लाए हुए प्रसाद की तरफ निगाह घुमाई तो फिर हैरानगी हावी हो गई उस पर। प्रसाद भी गायब। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन कोबड़े ने टीवी को अपनी फटी पुरानी गुदड़ी से ढक दिया और बचा हुआ प्रसाद पोटली बांधकर सिरहाने ही रखकर सो गए। दुनिया बनाने वाले, तेरी दुनिया भी अजीब। मुझ जैसे भिखारी के यहाँ भी कपड़े और खाने की चोरी होने लगी। अचानक ही कोबड़ा की नींद टूट गई। मेरा प्रसाद चुराने वाला कौन है? अच्छा। सामने खड़े इंसान को देखते ही गुस्से से विभर उठा कोबड़ा। अच्छा, तो तू है चोट्टा, जो रोज मेरा प्रसाद चुरा ले जाता है? और ये कमीज भी मेरी है, निकाल इसे, निकाल इसे, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो कोबड़ा, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए तुम्हारी कमीज पहन ली। भैया, माफ़ करने वाली स्थिति में नहीं हूँ मैं। एक ही कमीज है मेरे पास, जिसे मैं साल भर से पहनता आ रहा हूँ, निकाल इसे। नहीं, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, और ये भोजन भी मुझे खाने दो, मैं तुम्हें इसकी भी कीमत दूंगा। कोबड़ा उसकी बात सुनकर बेतहाशा हंसने लगा। अरे मूर्ख, इतनी बात तो कोई गधा भी सोच सकता है कि तेरे पास अगर पैसा ही होता तो तू खाने और कपड़े की चोरी क्यों करता? क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ना ऐसा खाना है और ना ऐसे कपड़े हैं। कहाँ रहता है तू? उसी टीवी में। यह सुनते ही कुबड़े की हंसी का फब्बारा छूट गया। क्या? अब मैं समझ गया कि या तो तू खुद पागल है या फिर मुझे पागल समझ रहा है। अबे भला कोई टीवी में भी रह सकता है? हाँ, मैं रहता हूँ। और विश्वास ना हो तो सोचो कि तुम्हारे घर में लाइट नहीं है, फिर भी ये चल रहा है। अब पहली बार कोबड़ा की सांसें थम गई। ये तो सच है कि बिना लाइट की ये टीवी चल रहा है, पर कैसे? तभी कोबड़ा के दिमाग में एक विचार आया। हाँ, तो तुम मुझे मेरे खाने और कपड़े के पैसे दे रहे थे, निकालो कीमत। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ टीवी में चलना होगा। एक बार फिर वो चक्कर रह गया कोबड़ा उसके जवाब पर। टीवी के अंदर? ठीक है, चलो। कोबड़ा भी अब मजाक के मूड में आ गया था। उस रहस्यमय शख्स ने एक पाँव टीवी के अंदर ऐसे रख दिया जैसे हम दरवाजे से बाहर पाँव रखते हैं, और फिर देखते ही देखते वो पूरा उसमें घुस गया। तुम भी ऐसे ही आ जाओ। नहीं नहीं, कमाल है, न टीवी का शीशा टूटा न इसे करंट लगा। पर उस रहस्यमय इंसान ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर कोबड़ा के हाथ पकड़ लिए और उसे टीवी के अंदर खींच लिए। अरे, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गड़प। अब कोबड़ा के पैर टीवी के अंदर समाते चले गए। ये सपना है या सच? अगले ही क्षण कोबड़ा ने स्वयं को एक खजाने के सामने खड़ा पाया। कोबड़ा, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। तुमने जितनी कीमत का खाना और कमीज मुझे दी है, उससे 100 गुनी कीमत का सोना तुम यहाँ से ले जा सकते, और भविष्य में भी जितनी कीमत का भोजन तुम मुझे कराओगे, उससे 100 गुनी ज़्यादा कीमत का सोना तुम्हें यहाँ से ले जाने की छूट है। कोबड़ा ने डरते डरते सोने का एक हार उठा लिया। ये ठीक रहेगा? हाँ, ले जाओ, पर तुम इस विषय में किसी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। पर जाऊं कैसे? उस दरवाजे के बाहर जाओ, तुम खुद को अपने घर में खड़ा पाओ। उधर कुबड़े ने दरवाजे से बाहर पाँव बढ़ाया।
इधर टीवी के बाहर आ गया पाऊँ। कुबड़ा से हमको टीवी के बाहर खड़ा पा रहा था, अपने ही घर में। ये कैसा चमत्कार है, टीवी की स्क्रीन ना टूटी ना फूटी। उस हार को बेचकर कुबड़ा ने अपनी हालत सुधार ली। अब तो कुबड़ा बेझिझक थाली में भोजन सजाए टीवी में घुस जाता। मैं आ रहा हूँ मित्र। जब वह टीवी से बाहर आता तो उसके हाथ में सोने के जेवरात आदि होते। वाह, अब मैं लोगों को दिखाऊंगा कि अमीर आदमी कैसे रहते हैं। 1.5 साल में ही कुबड़ा सेठ कुप्पड़ दास बन गया। हटचा, सेठ कुप्पड़ दास की मारुति आ रही है। झोपड़ी की जगह अब उसका एक आलीशान बंगला था। अमीरी इंसान में अभिमान की भावना बढ़ देती है, और कुबड़ा भी अब शहर के बड़े बड़े अमीरों में से एक था। मुनीम जी, सुना है हमारे प्रतिद्वंदी ने लाल डोरे की ज़मीन के 10 लाख लगाए हैं। हाँ सेठ जी, पर वह ज़मीन 10 लाख की है नहीं। 10 लाख की वो है या नहीं, पर हम उसे 15 लाख में ख़रीद लेंगे। तुम कागज़ तैयार करवाओ। मगर 15 की तो बहुत महंगी है। महंगी नहीं है, अपने प्रतिद्वंदी की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत सस्ती है। मुनीम कुबड़े का मुंह ताक रहा था। मगर 15 लाख आएंगे कहाँ से? वह शाम तक पेमेंट भी मांग रहा है। तुम्हें क्या, कहीं से भी आए, हमें अपने प्रतिद्वंदी का सिर नीचा करना है। पप्पू के पापा, खाना तैयार है, आता हूँ। उस दिन कुबड़ा स्वादिष्ट भोजन लेकर टीवी में घुसा। पहले हमेशा मैं रात को ही जाता ना, पर दिन में आज पहली बार जा रहा हूं। उसके पुत्र पप्पू ने यह दृश्य देख लिया। कुबड़े को दिन के समय देखकर रहस्यमय शख्स चौंका। कुबड़ा, तुम दिन में? हाँ मित्र, मुझे एकदम 15 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत पड़ गई, इसलिए आना पड़ा। रहस्यमय शख्स ने भोजन करने के बाद उसे जो दिया, उसे देखकर कुबड़े का माथा ठनक गया। बस कुबड़ा, तुमने मुझे स्वादिष्ट भोजन कराया, और ये सिक्के उस भोजन के मूल्य से 100 गुना ज़्यादा कीमत के, पर 15 लाख के नहीं होंगे ये। मेरी तुमसे ये शर्त तय हुई थी कि जितने का भोजन तुम मुझे खिलाओगे, मैं तुम्हें उससे केवल 100 गुना ज़्यादा कीमत दूंगा। कुबड़े का मस्तिष्क साएं साएं करने लगा। इस तरह तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, अगर मैं 15 लाख ना दे पाया तो। तभी अचानक कुबड़ा ने भयंकर निर्णय ले लिया। हाँ, अब मैं इस सारे खजाने को ही ले जाऊंगा, तुझे मार कर। एक ही बार में वह रहस्यमय व्यक्ति मर गया। अब सारा खजाना उसका था। सैकड़ों नौकर मेरी नौकरी करते, पर फिर भी मैं तेरे नौकरों जैसी खिदमत करता रहा था। यह सोचकर मुझे कई बार गुस्सा आता था खुद पर। अब तेरा टंटा ही खत्म कर दिया। मेरे और इस खजाने के बीच की जो दीवार थी वह गिरा दी मैंने। अब यह सारा खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। इधर कुबड़ा के घर में हलचल मची थी। क्या कह रहा है पप्पू? हाँ मम्मी, पापा को मैंने इस टीवी में घुसते देखा था। उसी पल क्रिकेट की एक गेंद खिड़की से आई और छना, टीवी की स्क्रीन टूट गई। उधर उस रहस्यमय जगह पर कुबड़ा चीखे जा रहा था, कोई है, अरे कोई है। उस दरवाजे पर बार बार अपना सिर टकरा रहा था, मगर टीवी तो अब टूट चुका था। उफ, 1 सप्ताह हो गया, जाने कहाँ गए पप्पू के पापा। उधर पप्पू के पापा यानी कुबड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर मर चुका था। उसके जिस्म से अब गिद्ध अपनी भूख मिटा रहे थे। सच ही कहा है किसी ने, दौलत का गुरूर आदमी को अंधा बना देता है। वह भला बुरा कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जिसका नाम है टाइम गन, जिसके लेखक हैं अंसार अख्तर और चित्रांकन किया है मुकेश यानी पिट्टू ने। शागान 10 वर्ष पूर्व अचानक मुंबई शहर में प्रकट हुआ और देखते ही देखते बम्बई के व्यापार जगत पर छा गया। आज उसकी गिनती बम्बई के धनी लोगों में होती है और शागान अपने शानदार जीवन से पूर्ण संतुष्ट है। जिंदगी में और क्या चाहिए? शानदार मकान और कारें, उच्च वर्ग तक पहुंच, पंचतारा होटलों में ऐशो आराम और बढ़िया खाना, सभी कुछ तो है मेरे पास, सभी कुछ है। हा 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 हा। अचानक ही वह उदास हो गया। लेकिन एक कमी, मुझे अभी तक कोई उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिला। कोई भी औरत आज तक मेरे दिल को नहीं छू सकी। भगवान ने शायद इसकी ये उदासी भगवान से शायद इसकी ये उदासी सहन नहीं हुई थी। अरे आ मैं हड़बड़ा कर कार से निकला। युवती के चेहरे पर नजर डालते ही उसका दिल धक धक करने लगा। वाड़ा ब्यूटी, शुक्र है इसे चोट नहीं लगी। दहशत से बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद युवती उसके बेडरूम में थी। आह आह, इसे होश आ रहा। जल्दी वह उठ बैठी। मैं कहाँ हूँ? एक दोस्त के घर में। तुम अचानक मेरी कार से आग टकराई और मेरी तकदीर को महकाती जाओ। क्या मतलब? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ सीठाट। सीधे शब्दों में बता रहा हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, और अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता। बहुत खूब,
मुझे भी तुम्हारे जैसे बेबाक मर्द अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हारा ऑफ़र कबूल करती, लेकिन तुम्हारे विषय विषय में मुझे कुछ जानकारी तो होनी चाहिए ना। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। वह खिड़की में जा खड़ा हुआ और आकाश में चमकते सितारों पर अपनी नज़रें जमाते। मैं इस दुनिया का आदमी नहीं हूँ स्वीटहार्ट। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मैं आज से लाखों वर्ष बाद का यानी भविष्य का इंसान। कहते रहो, मैं सुन रही। मेरी दुनिया में अपराधियों को सज़ा देने के लिए पास्ट यानी भूतकाल में फेंक दिया जाता था। ज़रा सोचो, आज हम जहाँ हैं वहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त है। हवाई जहाज़, कारें, एयर कंडीशन मकान, टेलीफोन, टेलीविज़न सभी कुछ हमें प्राप्त है। लेकिन अगर हमें यहाँ से उठाकर पाषाण युग में फेंक दिया जाए, जब इंसान गुफाओं में रहता था, तो क्या हम सहन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वह जीवन तो हमारे लिए नरक ही होगा। यही मैं भी सोचता हूँ और अपने युग के न्यायकर्ताओं की मूर्खता पर हंसता हूँ कि उन्होंने मुझे पाषाण युग में न भेजकर 20वीं सदी में भेज दिया। लेकिन तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी तुम्हें ये सज़ा मिली? अब मैं तुम्हें वही कहानी सुनाने जा रहा। शागान आंखें बंद करके अपने अतीत में खो गया। उस युग के इंसान बहुत तरक्की कर चुके हैं। ईंट पत्थर के मकानों के बजाय एनर्जी से मकानों में रहते हैं। वहाँ पर यातायात के लिए वाहनों का प्रचलन नहीं, बल्कि टेलीपोर्ट प्रणाली का चलन। इंसान स्वयं को एक यंत्र द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर सकता है। यहाँ किसी मानव का इंसान का राज नहीं है, बल्कि एक सुपर कंप्यूटर पूरी मानव जाति पर हुकूमत करता है। इसी गुंबद में सुप्रीमो फिट है। मुझे सुप्रीमो से घृणा थी और मैं उसे तबाह करने गया था। कहाँ हो मेरे साथियों? शागान तुम्हें बुला रहा है। आज हम सुप्रीमो को तबाह करके एक मशीन की गुलामी से निजात पालेंगे। आ जाओ। तो फिर चलो। सॉरी। अगले ही पल मेरे साथी आ पहुंचे। हम आ गए शागान। तो फिर चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। चलो। लेकिन हम अपने मकसद में सफल नहीं हो सके। हॉल्ट। अपने हथियार फेंक दो। ओह, प्रहरी रोबोटों को हमारे आने की भनक कैसे लगी? अब जब लगी गई हो तो इनसे निपट लेते हैं। सू सू। कीफ ने एक रोबोट को ठिकाने लगा दिया, लेकिन दूसरे रोबोट ने कीफ को संभलने का अवसर नहीं दिया। शाइन पक। मर्फी ने अपनी गन फेंक दी। हथियारों द्वारा इन रोबोटों से नहीं लड़ा जा सकता शागान। ठहरो मर्फी। लेकिन वह मुक्ता कर चुका था। था। ऐसा लगा जैसे मर्फी अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा हो। तड़ा! वह रोबोट की गन उठा लेना चाहता था, लेकिन दूसरे रोबोट की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। शेष बचे दोनों रोबोटों के सामने मैं अकेला था। मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। रुक जाओ शागान। तुम केवल एक फायर कर पाओगे शागान, दूसरा तुम्हें नष्ट कर डालेगा। अपना जीवन प्यारा है तो हथियार फेंक दो। यह सुप्रीमो की मशीनी आवाज़ थी। सुप्रीमो, मैं तुम्हारे इन रोबोटों को नष्ट कर डालूंगा। जीवन बचने की उम्मीद दिखाई दी तो मैंने सुप्रीमो का आदेश मान लिया। मुझे सुप्रीमो के सामने पेश कर दिया गया। तुमने सुप्रीमो के विरुद्ध बगावत क्यों की शागान? मुझे एक मशीन की गुलामी पसंद नहीं। मशीन को किसने बनाया? जवाब दो शागान। सुप्रीमो अगर मशीन है तो इसका जन्मदाता कौन है? इंसान। हमने ही तुम्हें बनाया। तो फिर अब रोते क्यों? अपनी बुद्धिमानी के घमंड में चूर होकर तुम इंसान विज्ञान के प्रयोग करते चले गए, सफलताएं अर्जित करते चले गए। कंप्यूटर तुमने इसलिए तो बनाया ताकि तुम्हारे सारे कार्य सरल हो जाए, तुम्हें शारीरिक श्रम न करना पड़े। लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मशीनों में भावनाएं पैदा हो गई तो क्या होगा? अंजाम तुम्हारे सामने है। सुप्रीमो ने तुम सबको अपने अधीन कर लिया है। एआई का ज़माना बस यही है भाई। गाइस, आने वाले भविष्य में यही होगा। जिस तरह हम एआई को यूज़ कर रहे हैं ना, आगे यही अंजाम होना। इसलिए तो मैं तुम्हें नष्ट कर देना चाहता हूँ। अब ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि सुप्रीमो अजय बन चुका है। इंसान को हमेशा अब एक मशीन का गुलाम बनकर ही रहना होगा, और तुम्हें अपने अपराध की सख्त सज़ा मिलेगी। अब से कुछ देर बाद तुम्हें टाइम मशीन द्वारा पास में फेंक दिया जाएगा, जहाँ तुम इस ज़माने की सारी सुख सुविधाओं से वंचित हो जाओगी। नहीं सुप्रीमो, ये बहुत कड़ी सज़ा है। सुप्रीमो अपना निर्णय सुना चुका था। टाइम मशीन द्वारा मुझे अतीत में फेंक दिया गया। इस प्रकार मैं 20वीं सदी में आ पहुंचा स्वीटहार्ट। तुम्हारी कहानी दिलचस्प है शागा। ये कहानी दुखदायक भी हो सकती थी अगर मुझे पाषाण युग में फेंक दिया जाता। भला वहाँ मैं क्या करता? 20वीं सदी में तो बहुत सुविधाएं हैं। उन्हीं का लाभ उठाकर मैंने स्वयं को यहाँ स्थापित कर लिया और आज बहुत खुश हूँ। यानी तुम्हें अपनी दुनिया से अलग होने का दुख नहीं है? बिल्कुल नहीं। वहाँ मैं एक साधारण मजदूर था और यहाँ उद्योगपति हूँ। स्वयं को सुप्रीमो कहने वाली उस मशीन की मूर्खता के कारण मुझे संसार की सब सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। सुप्रीमो मूर्ख नहीं है शागा।
तुम ये कैसे कह सकती हो? और तुमने मेरा नाम दिया? मैंने तो अभी तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं, बल्कि तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुप्रीमो इतना मूर्ख नहीं कि अपराधियों को सज़ा देने के बाद उनको भूल कर बैठ जाए। सुप्रीमो अपराधियों पर पूरी नज़र रखता है। तो तुम कौन हो और सुप्रीमो के विषय में इतने विश्वास से क्यों बोल रही? मुझे सुप्रीमो ने ही यहाँ भेजा, कहकर युवती ने अपने पर्स से एक अजीब सी गन निकाली। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि इन 10 सालों में हमारी दुनिया पर टाइम मशीन का नया मॉडल तैयार कर लिया गया। पुरानी टाइम मशीन का केबिन वाला रूप समाप्त कर दिया गया। ये क्या मजाक कर रही? तुम तो इसी युग की। मैं तुम्हें सड़क पर से उठाकर लाया। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। पिछले कई महीनों से मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। सुप्रीमो ने मुझे यही देखने के लिए भेजा है कि उसके अपराधी ने नई जगह पर स्वयं को स्थापित तो नहीं कर लिया। वह वहाँ ऐश का जीवन तो नहीं बिता रहा। तो तुम अब क्या करोगी? मेरे हाथ में जो हथियार तुम देख रहे हो इसे हम टाइम गन कहते हैं। आगे तुम खुद समझ लो। नहीं, प्लीज़ फायर मत करना। आई एम सॉरी शागा, लेकिन मैं सुप्रीमो के आदेश के आगे विवश हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शागान का शरीर हवा में ही था कि लड़की ने फायर कर दिया। नहीं! पलक झपकते ही शागान का शरीर कमरे से गायब हो चुका था। उसे पाषाण योग से बहुत डर लगता था, इसलिए वहीं भेज दिया है। वह इसी सज़ा के योग्य था। क्या गजब कहानी है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को समाप्त करते और बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जिसका नाम है ये है नशा, जिसके लेखक के अनुसार अख्तर, संपादन किया है संदीप गुप्ता ने और चित्रांकन किया है कल्पक स्टूडियो ने। इस दिन सुबह कंट्रोल टावर में सार्जेंट यशपाल की ड्यूटी थी। सबसे पहले उसी ने यह संदेश सुना। हेलो हेलो कंट्रोल टावर, एयरक्राफ्ट नंबर 203, 50 मील पश्चिम से बोल रहा हूँ। ईंधन खत्म हो गया, आसपास कोई दूसरा हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए आप हमें लैंडिंग की अनुमति दीजिए। सार्जेंट यशपाल तुरंत ही सतर्क होकर बैठ गया। नंबर 203, 5 नंबर पट्टी खाली है, आप वहाँ लैंड कर सकते हैं। आपकी पट्टी की लंबाई कितनी है? 9600 फुट। अच्छा, है तो ज़रा छोटी, मगर हम कोशिश करते हैं। सार्जेंट यशपाल ने आंखें फैलाकर अपनी साई की ओर देखा। लो बोलो। साउथ कमांड की लंबी पट्टी को छोटा बता रहा है। कोई नई तरह का जहाज़ होगा। तभी रेडियो पर सौर उभरा। न उतरने वाला हूँ। क्या? अभी तो कह रहा था कि 50 मील दूर है। सार्जेंट का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उससे भी अधिक आश्चर्यचकित सहायक महोदय थे। टावर से बाहर आकाश की ओर देखते हुए इसके मुख से घुटे हुए शब्द प्रसारित हो रहे थे। ओ देखो, देखना। देखना क्या है? बेस कमांडर प्रताप राय अपने फ्लैट की खिड़की में खड़ा था। कितना अच्छा लगता है यहाँ से पूरे एयरबेस को देखना। अचानक ही कोई चीज़ तूफानी गति से ऊपर से गुजरी थी। हे भगवान, ये कैसा जहाज था? एयरबेस पर तैनात सबसे खुराफाती बंदा कारपोरल रवि सिंह हैंगर के बाहर आराम फरमा रहा था। उफ, रात शहर में देसी डर्रा कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। अभी तक खोपड़ी घूम रही है। अचानक तेज आवाज़ उसके कानों से टकराई। शाय शाय शू। ओए! एक लंबी सी चीज़ उसके ऊपर से उड़ती हुई हवाई पट्टी की ओर चली गई। क्या चीज़ है ये? 5 नंबर पट्टी पर उस विचित्र विमान को उतरते देख एयरबेस पर हंगामा मच गया। शू शाय शाय! हर तरफ से पायलट, मैकेनिक, बेस स्टाफ और अन्य सभी लोग उस विचित्र चीज को देखने दौड़ दौड़ आए। इसके पहिए कहाँ हैं? पहले बताओ, ये है क्या चीज? लेफ्टिनेंट राकेश की जिम्मे पट्टी की देखभाल थी। वह लपक कर जीप में सवार हुआ और उस जहाज की ओर चल दिया। हे भगवान, ये तो दुनिया के बड़े से बड़े विमान से भी बड़ा है। लेफ्टिनेंट राकेश निकट पहुंचकर जीप से उतरा और चिल्लाता हुआ जहाज की ओर बढ़ा। क्या इसमें कोई है? तुरंत ही जहाज के पीछे से एक युवा व्यक्ति एयर फोर्स की वर्दी पहने सामने आया। हेलो लेफ्टिनेंट। ओह, ये तो स्क्वाड्रन लीडर है। युवक उसके बिल्कुल पास आ गया। सुनो लेफ्टिनेंट, किसी को भी इस विमान के निकट आने की इजाज़त नहीं। ये जहाज़ अभी सीक्रेट है। जी, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमारा ईंधन खत्म हो चुका है। मैं अभी ईंधन का टैंकर भिजवाता हूँ। ईंधन के टैंकर की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल 12 गैलन अनाज का अल्कोहल मंगा दीजिए। अरे, आप मजाक कर रहे हैं शायद। हैं। राकेश ने सोचा भी नहीं था कि जहाज़ उड़ाने के लिए अनाज का अल्कोहल भी मांगा जा सकता है। युवा स्क्वाड्रन लीडर ने उसकी ओर घूर कर देखा। मजाक कैसा? हर हवाई अड्डे को आदेश जारी हो चुके हैं कि अनाज के अल्कोहलों का भंडार रखा जाए। क्या आप लोग अभी तक सो रहे थे? नो सर, अल्कोहल हमारे भंडार में मौजूद है। मैं अभी मंगा देता हूँ, आइए। कितनी देर में एक कप चाय पी लें? मैं अपने जहाज़ के पास से हट नहीं सकता।
आप तुरंत जाकर अनाज का अल्कोहल भेजा। यस सर। लेफ्टिनेंट राकेश सीधा कमांडर प्रताप राय के ऑफिस में पहुंचा। व्हाट? अनाज का अल्कोहल? यस सर। जो नया जहाज उतरा है उसे पूरा 12 गैलन अनाज का अल्कोहल चाहिए। उसका पायलट कहता है कि हर हवाई अड्डे को अल्कोहल का भंडार रखने का आदेश जारी हो चुका है। यहाँ हर रोज़ सैकड़ों कागज़ आते हैं। शायद ऐसा कोई आदेश आया और मेरी नज़र उस पर ना पड़ी हो। हमें उसके लिए अनाज के अल्कोहल का प्रबंध करना पड़ेगा। अगर भंडार में तो ऐसे अल्कोहल की एक बूंद भी नहीं है। जीप से शहर जाकर वापस आने में 30 मिनट लगते हैं। किसी को भेजकर 12 गैलन अनाज का अल्कोहल मंगा लूँ। मैं जाकर उस पायलट को बातों में लगाता हूँ। यस सर। कमांडर ऑफिस से निकलने की तैयारी में था तभी, सर, दिल्ली से आपके लिए फ़ोन है। दिल्ली से? कहीं पायलट ने वहाँ संदेश तो नहीं भेज दिया कि उसे यहाँ अनाज का अल्कोहल नहीं मिला? कमांडर की आवाज़ संट हो गई। सुनो, मैं जब तक वापस ना हूँ दिल्ली वालों को टाले रखो। कह दो कि तुम कोशिश कर रहे हो मगर मुझसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैं समझ गया सर। लेफ्टिनेंट राकेश ने कारपोरल रवि को जा झंझोड़ा। देखो कारपोरल, तुमसे ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग यहाँ और कोई नहीं कर सकता। मेरी जीप ले जाओ और जल्दी से जल्दी शहर से 12 गैलन अनाज का अल्कोहल खरीद लाओ। अगर 25 मिनट में आ गए तो 2 हफ्ते की छुट्टी। कारपोरल की आंखें फैल गई। 2 हफ्ते की छुट्टी? रातों को खूब ठर्रा पीऊँगा और दिन भर सोता रहूँगा। मुझे मंजूर है सर। जीप की चाबी दीजिए। इंजन स्टार्ट करते ही कारपोरल ने जीप को तूफानी गति से दौड़ा दिया। आनन फानन में उसने आधे से अधिक दूरी तय कर ली, लेकिन अचानक ही हड़बड़ा कर उसे रुकना पड़ा। धत तेरे की! जल्दी और खुशी के कारण अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे लाना तो मैं भूल ही गया। तुरंत ही उसने इस परेशानी का हल भी ढूंढ लिया और जीप मोड़कर एक कच्चे रास्ते पर डाल दी। आगे देसी शराब खाना है। रात मैंने यहीं ठर्रा पिया था, वहाँ से मुझे उधार मिल जाएगा। और वैसे भी अल्कोहल और ठर्रे में कोई खास अंतर नहीं होता। ठीक 26 मिनट बाद, ये रहा आपका ठर्रा, मतलब अनाज का अल्कोहल। यू आर ग्रेट कारपोरल। लेफ्टिनेंट राकेश ने जाकर अल्कोहल से भरा बैरल जहाज के पायलट को सौंप दिया और उसने बिना कोई प्रश्न पूछे उसे जहाज के फ्यूल टैंक में भर दिया। फिर विदा ली। थैंक यू लेफ्टिनेंट, आपने हमारी बहुत मदद की। यू आर वेलकम सर। युवा पायलट अपने जहाज के निकट पहुंचा और उसके पेट में खुली खिड़की द्वारा भीतर घुस गया। भीतर जहाज के कंट्रोल रूम में एक विचित्र प्राणी स्विचबोर्ड के पीछे बैठा था। कोई परेशानी तो नहीं हुई जनरा? बिल्कुल नहीं। तो फिर चलते हैं। हाँ चलो, अब हमारा मिशन अवश्य पूरा होगा, क्योंकि ये भी पता चल चुका है कि इस दुनिया के लोग बिल्कुल मूर्ख और पिछड़े हुए हैं। इन्हें तबाह करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अचानक विमान को झटका लगा। भाप! उफ! आ! यू इडियट फोंडा, एकदम से इतनी स्पीड क्यों बढ़ाई? मैंने नहीं बढ़ाई है। जॉन डाउट का कंट्रोल पैनल पर जा बैठा। ओह, ये क्या हो रहा है? हमारा इंजन पागल हो गया है। स्पीड अपने आप बढ़ती जा रही है। जहाज डोल क्यों रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। हम तेजी से अंतरिक्ष की ओर जा रहे हैं। दिशा पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। हे। इंडियन ठर्रा इनके विमान के इंजन को हजम नहीं हुआ है शायद। उनका जहाज नशेड़ी हाथी की भांति अंतरिक्ष में घुसा जा रहा था। एयरबेस पर खड़े सभी लोग हैरान थे। ऐसा लगता है वह जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कारपोरल रवि सिंह भी आकाश को ताक रहा था। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने उसे देसी ठर्रा ला कर दिया था। जहाज अब अंतरिक्ष में अज्ञात दिशा में पड़ा जा रहा था। मुझे लगता है उन्होंने अनाज के अल्कोहल में कोई चीज़ मिला दी थी फोंडा, और तुम उन्हें मूर्ख कह रहे थे। कर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। धरती वासियों ने हमें मात दे दी। अब हमें न जाने कब तक इस अंतहीन अंतरिक्ष में भटकना होगा। अगर बच गए तो कभी दोबारा धरती का रुख नहीं करेंगे। इधर कमांडर प्रताप अपने दफ्तर वापस पहुंचा। सर, दिल्ली से आपके लिए ये फैक्स संदेश छोड़ा गया। क्या है? संदेश पढ़ते हुए कमांडर की हंसी छूट गई। दिल्ली वालों का दिमाग चल गया है। क्या बात है सर? कहते हैं इधर एक यूएफओ देखा गया, उससे सावधान रहो। कमाल है, दिल्ली में बैठे लोग भी बच्चों जैसी बातें करते हैं। सार्जेंट ने बुरा सा मुंह बनाकर कंधे उचकाए थे, लेकिन वह सभी इस बात से अनभिज्ञ थे कि वास्तव में उन्होंने यूएफओ को देखा था, जो कारपोरल रवि सिंह के ठर्रा पीने की आदत से शायद नष्ट होने जा रहा था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं डार्क टेल सीरीज की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।